हेलो दोस्तों। आज हम लोग फिर उपस्थित हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ। हम लोग पढ़ रहे थे, पिछले लेक्चर में संधारित्र के बारे में पढ़ा गया था, तो आज उसी से रिलेटेड कुछ बातें और जाननी है कि संधारित्र को अगर आवेशित किया जाए तो उस आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है। कोई संधारित्र को अगर आवेशित कर दिया जाए तो कितनी स्थितिज ऊर्जा वो स्टोर करेगा, आज हम उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, आज का टॉपिक हम लोगों का है आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। मान लीजिए ये एक संधारित्र है, समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ रहे हैं, तो समांतर प्लेट संधारित्र से रिलेटेड आज पूरी जानकारी हम लोग देखेंगे। अब इस संधारित्र को किसी अचानक स्टैंड से रोका गया है और फिर उसकी पहली प्लेट को हमने किसी स्रोत द्वारा प्लस क्यू आवेश दे दिया। अब प्लस क्यू आवेश दिया गया तो निश्चित ही इसके उस प्लेट के भीतरी सिरे पर धनावेश उत्पन्न हो जाएगा प्लस क्यू कूलाम का, और प्रेरण द्वारा यहां भी उतना ही ऋणावेश उत्पन्न होगा भीतरी सिरे पर, और बाहरी सिरे पर उतना ही धनावेश उत्पन्न होगा। और अगर बाहरी सिरे को हम पृथ्वी से कनेक्ट कर दें तो अब जो बाहरी सिरे का धनावेश था वो पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों द्वारा निरावेशित हो जाएगा और इस प्रकार से एक संधारित्र निर्मित हो जाएगा। अब इस संधारित्र में कितनी स्थितिज ऊर्जा स्टोर है, तो मान लीजिए कि संधारित्र की प्लेटों पर आवेश, धन प्लेट है तो प्लस क्यू कूलाम, और इस पर उतना ही आवेश है लेकिन ऋण आवेश है, माइनस क्यू कह देंगे। इस संधारित्र के धारिता को हम सी लिख रहे हैं। इस संधारित्र की धारिता हमने मान लिया कि सी है, और क्यू आवेश देने पर इसके प्लेटों के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसको हमने बी मान लिया कि अगर संधारित्र के प्लेटों पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश दिया जाता है तो सी संधारित्र की धारिता है और प्लेटों के बीच विभवांतर बी उत्पन्न हो जाता है। तो अब इस संधारित्र में ऊर्जा कहां संचित होगा, ऊर्जा कहां पर संचित होगा, ऊर्जा क्या इसके प्लेट पर रहेगा, तो प्लेट पर हम नहीं कह सकते। यहां प्लेटों, दोनों प्लेटों के बीच जो स्थान रिक्त है उन प्लेटों के बीच एक समान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि दोनों प्लेटों के बीच एक समान वैद्युत क्षेत्र इस पूरे स्पेस में होता है, और उसी वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा जो होती है उसी वैद्युत क्षेत्र में स्टोर होती है। तो ऊर्जा कहां से आती है भाई, संधारित्र को जब आवेश दिया जाता है तो आवेश देने में हमें कुछ कार्य करना पड़ता है। जैसा कि पीछे चालक की स्थितिज ऊर्जा हम पढ़ चुके हैं कि चालक को जब आवेशित किया जाता था तो वहां भी कार्य करना पड़ता था, सेम वही है। इसमें भी दो धात्विक चालक प्लेटें ही है, ये पहली प्लेट, ये दूसरी प्लेट, बस अंतर इतना है कि यहां दो प्लेटें एक दूसरे के समांतर हैं, जिसके कारण इन प्लेटों के बीच एक समान वैद्युत क्षेत्र होता है। तो फार्मूला लगभग सेम है, लेकिन प्रक्रिया थोड़ा सा यह है कि इसमें जब पहले चालक को हम प्लस क्यू कूलाम का आवेश देते हैं तो प्रेरण द्वारा दूसरे चालक पर आवेश उत्पन्न होता है और दोनों प्लेटों के बीच एक समान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। उस वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो उसी स्थितिज ऊर्जा की आज हम गणना करने जा रहे हैं। मान लीजिए कि इस संधारित्र को क्यू आवेश दिया गया, तो क्यू आवेश देने में कितना कार्य करना पड़ा। इस आवेश, क्यू आवेश अगर दिया गया तो कितना कार्य करना पड़ा, तो उस कार्य को अगर निकालें तो हम कार्य कैसे निकाल सकते हैं। मान लीजिए किसी क्षण भाई क्यू आवेश डायरेक्ट तो गया नहीं, क्यू आवेश छोटे छोटे खंडों में गया होगा। क्यू आवेश जो गया वो सूक्ष्म खंडों के रूप में पहुंचा है। तो मान लीजिए किसी क्षण आवेश इसको देते समय किसी क्षण इस पर आवेश क्यू डैश था और उस समय दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर बी डैश है। यदि आवेशित करते समय या आवेशन की प्रक्रिया में, यदि आवेशन की प्रक्रिया में किसी क्षण प्लेट पर आवेश क्यू डैश
प्लेट पर क्यू डैश आवेश तथा प्लेटों के बीच विभवांतर वी डैश हो, तब देखिए आवेशन की प्रक्रिया में किसी क्षण हमने मान लिया कि क्यू आवेश तक उसको आवेशित किया जा रहा है, लेकिन एक क्षण ऐसा था कि जब इसके प्लेट पर आवेश क्यू डैश था, उस समय प्लेटों के बीच विभवांतर वी डैश है। तो उस सिचुएशन में हम इस पर आवेश कितना लिख सकते हैं? आवेश क्यू बराबर, या आवेश क्यू डैश बराबर क्या होगा? तो फॉर्मूला पढ़ चुके हो धारिता का, धारिता C इक्वल टू क्यू अपॉन बी होता है। तो उसी से अगर हम निकालें, देखिए धारिता C बराबर होता है क्यू अपॉन बी। यहां आवेश दिया गया क्यू डैश और विभवांतर उत्पन्न हुआ बी डैश। तो अब हम क्यू डैश बराबर क्या लिख सकते हैं? सी वी डैश, सी वी डैश, क्योंकि धारिता तो बदली नहीं है, धारिता संधारित्र की वही है जो संधारित्र हमने लिया। तो यहां आवेश क्यू डैश को हम लिख सकते हैं सी इंटू वी डैश। ये इस पर आवेश जो गया है, किसी क्षण क्यू डैश आवेश गया, तो उस समय हम लिख सकते हैं क्यू डैश बराबर सी वी डैश। अब कृत कार्य निकालना है। तो देखिए यहां से अगर विभव देखा जाए, संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर, तो विभवांतर अगर बी डैश कहा जाए तो विभवांतर बी डैश बराबर क्या हो सकता है? तो हम क्यू डैश बटा सी कह सकते हैं, क्यू डैश बटा सी ये लिख सकते हैं। तो अब इसको मान लीजिए किसी क्षण हमने एक सूक्ष्म आवेश डी क्यू इसको दिया, और आगे भाई किसी क्षण यहां क्यू डैश आवेश था, अब उससे आगे हमने एक अत्यंत सूक्ष्म आवेश डी क्यू इसको और दिया, और डी क्यू आवेश देने में कृत कार्य निकाल लिया जाए। कितना कार्य करना पड़ा? देखिए पुनः संधारित्र को अत्यंत सूक्ष्म आवेश डी क्यू, अत्यंत सूक्ष्म आवेश डी क्यू देने में कृत कार्य, कितना कार्य करना पड़ा? तो पीछे निकाल चुके हैं। कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर क्या होता है? अगर कोई संधारित्र को, देखिए संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, इसकी डिफिनीशन पहले समझ लीजिए। जैसा कि चालक में बताया जा चुका था कि जब कोई संधारित्र को हम आवेशित करते हैं, तो आवेशित करने में हमें कुछ कार्य करना पड़ता है, और वही कार्य संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो जो कार्य आवेशित करने में किया गया, वही कार्य प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हुआ है। तो उसी कार्य की गणना हमें करनी है। तो पहले हमने सूक्ष्म आवेश दिया डी क्यू, और डी क्यू आवेश देने में कृत कार्य निकालना है। तो कितना कृत कार्य किया गया? तो देखिए वैद्युत विभव का एक सूत्र पढ़ चुके हो, विभव बराबर होता है कार्य बटा आवेश, या हम यहां से कार्य निकालना चाहें तो कार्य बराबर वैद्युत विभव और दिया गया आवेश का गुणनफल होता है। ये देखिए कार्य बराबर जितना आवेश दिया गया और जितना विभव आया प्लेटों के बीच, उनका गुणनफल अगर कर दिया जाए तो कृत कार्य हम निकाल सकते हैं। यहां संधारित्र को अत्यंत सूक्ष्म आवेश डी क्यू देने में कृत कार्य निकालना है। तो आवेश दे रहे हैं डी क्यू, और प्लेटों के बीच उस समय विभवांतर कितना है? उस समय विभवांतर भी डैश लिया गया, भाई उस समय विभवांतर भी डैश लिया गया। तो यहां देखिए सूक्ष्म आवेश दे रहे हैं तो सूक्ष्म कार्य प्राप्त होगा डी डब्ल्यू, और डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा विभव गुणे आवेश, मतलब उस समय जितना विभव या विभवांतर था और जितना आवेश दिया गया, इनके गुणनफल के बराबर हो। तो अब डी क्यू आवेश जब दे रहे हैं, उस समय विभव था वी डैश और आवेश दिया गया डी क्यू, तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर हो।
और वी डैश का मान ऊपर निकाल चुके हैं, वी डैश इक्वल टू क्यू डैश अपॉन सी रख दीजिए, तो यहां डी डब्ल्यू इक्वल टू मिल जाएगा क्यू डैश बाई सी इंटू डी क्यू। ये अत्यंत सूक्ष्म कार्य प्राप्त हुआ, क्योंकि सूक्ष्म आवेश देने में कृत कार्य निकाला गया है, तो सूक्ष्म आवेश देने में कृत कार्य है। अब मान लीजिए इसको आवेश हमें टोटल देना है क्यू, तो जीरो से क्यू आवेश देने में कुल कितना कार्य करना पड़ा, अगर वो कुल कार्य मालूम चल जाए तो हम बता सकते हैं कि क्यू आवेश देने में वैद्युत क्षेत्र में कितनी ऊर्जा संचित हुई, उस ऊर्जा की गणना हम उस कार्य के बराबर कर सकते हैं। तो देखिए आगे, अब हम संधारित्र को शून्य से क्यू तक, शून्य से क्यू आवेश, शून्य से क्यू आवेश देने में संधारित्र को शून्य से क्यू या प्लस क्यू कह सकते हो, धनात्मक क्यू दे रहा है, तो शून्य से प्लस क्यू आवेश देने में किया गया कुल कार्य, किया गया कुल कार्य। अब कुल कार्य कितना किया जाएगा क्यू आवेश तक देने में, तो अब इस कार्य को हमें सूक्ष्म कार्य मालूम है, तो सूक्ष्म कार्य मालूम है, उसी का हम इंटीग्रेशन कर देंगे जीरो से लेकर क्यू तक। जीरो से लेकर क्यू आवेश देने में जितना कुल कार्य किया गया उस कार्य को हम निकालना है, तो इसी सूक्ष्म कार्य का हम इंटीग्रेशन कर देंगे डी डब्ल्यू का। अब यहां वैल्यू रख दीजिए डी डब्ल्यू की, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू क्यू, और डी डब्ल्यू इक्वल टू लिख देंगे क्यू डैश अपॉन सी इंटू डी क्यू। आवेश क्यू के सापेक्ष हमें यहां समाकलन करना है, तो ये सी जो है वो नियत रहेगी, धारिता तो बदलेगी नहीं, इसको हम बाहर कर लेंगे, एक बटा सी को बाहर कर लीजिए, इंटीग्रेशन हो जाएगा क्यू डैश का, क्यू डैश इंटू डी क्यू। क्यू डैश लिखा हुआ है, मतलब आवेश का एक सूक्ष्म भाग है क्यू डैश। तो देखिए फार्मूला इंटीग्रेशन का पढ़ चुके हो, एक्स पावर एन डी एक्स, इसका फार्मूला होता है एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो इसी फार्मूले के प्रयोग से यहां क्यू डैश आवेश है, क्यू डैश पर घात अगर देखी जाए तो एक घात है, तो एक घात अगर क्यू डैश पर है तो इसका समाकलन क्यू के सापेक्ष जब करेंगे तो घात में एक की वृद्धि होगी, यानी दो घात हो जाएगा, और जितना घात बनेगा उसी घात से भाग कर देंगे। यहां से देखिए इसका समाकलन कितना आएगा, यहां हम W बराबर एक बटा सी इंटीग्रेट करने पर हमको मिल जाएगा क्यू डैश की पावर 2 हो जाएगी, क्यू डैश की पावर 2 और नीचे बटा 2, ये हो जाएगा। क्यू डैश पर पहले एक घात था और समाकलन करेंगे तो घात में एक की वृद्धि होगी, 2 हो जाएगा, और उस 2 से फिर भाग भी कर देंगे। अब यहां लिमिट लगाना है, देखिए लिमिट भी लगा हुआ है जीरो टू क्यू। अब लिमिट अप्लाई करिए, तो क्यू डैश की जगह पर पहले क्यू रखेंगे अपर लिमिट, फिर माइनस चिन्ह लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट जीरो रख देंगे। तो यहां देखिए लिमिट अप्लाई करेंगे तो W इक्वल टू 1/c, और यहां देखिए क्यू डैश की जगह पर क्यू रखेंगे तो क्यू स्क्वायर बाई 2 बनेगा, फिर माइनस चिन्ह। अब क्यू डैश की जगह पे जीरो रखेंगे तो जीरो का स्क्वायर जीरो बटा 2, यानी ये पद जीरो हो जाएगा। यहां बचेगा केवल क्यू स्क्वायर बाई 2। तो यहां से देखिए और सॉल्व कीजिए, तो 1/2 को आगे लिख दीजिए, और यहां बचेगा क्यू स्क्वायर और नीचे बटा सी, ये पद आ जाएगा। यानी इस संधारित्र को क्यू आवेश देने में किया गया कुल कार्य 1/2 क्यू स्क्वायर बटा सी के बराबर हो गया। अब कुल कार्य मिल गया, और क्या कहा गया परिभाषा में कि संधारित्र को आवेशित करने में जितना कार्य किया जाता है वही कार्य उसके प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो अब यहां कृत कार्य W है, यही स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। देखिए तो अब हम यहां दिखा सकते हैं, चूंकि परिभाषा से क्या मालूम है कि स्थितिज ऊर्जा कृत कार्य के बराबर होगी, तो यहां U बराबर हम लिख सकते हैं 1/2 क्यू स्क्वायर बटा सी, ये हो जाएगा। इसका दूसरा रूप भी लिख सकते हो, चूंकि Q बराबर C इंटू वी,
धारिता का सूत्र है C बराबर क्यू बाई बी, तो Q बराबर सी बी रख दीजिए। तो यहां से मिल जाएगा U इक्वल टू 1/2 C स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन सी। एक C से एक इसका स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, एक घात यहां बचेगा। तो कुल मिलाकर यहां क्या बचा, U इक्वल टू हाफ सी बी स्क्वायर, हाफ सी बी स्क्वायर, ये मिल जाएगा। ये रूप दोनों हमें प्राप्त हो गए। अब एक रूप और था, चालक वाले में बताया जा चुका था, अगर क्यू आवेश दिया गया, विभवांतर बी आ गया, तो स्थितिज ऊर्जा 1/2 क्यू इंटू बी के बराबर भी लिखी जा सकती है। जैसा कि चालक में था वही फार्मूला सेम टू सेम यहां भी प्राप्त हो रहा है, वही सेम टू सेम प्राप्त हो रहा है। लेकिन देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर कोई संधारित्र को क्यू आवेश दिया जा रहा है और उसके प्लेटों के बीच विभवांतर भी उत्पन्न हो रहा है, तो जिस स्रोत द्वारा आवेश दिया गया उस स्रोत द्वारा व्यय ऊर्जा क्या होगी। अगर यह पूछ लिया जाए कि किसी संधारित्र को क्यू आवेश दिया जा रहा है स्रोत द्वारा और उसके प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर भी हो जाता है, तो स्रोत द्वारा व्यय ऊर्जा कितनी होगी। जिस स्रोत से हमने प्लस क्यू आवेश दिया है, जैसे कोई बैटरी है तो बैटरी द्वारा खर्च ऊर्जा कितनी होगी, तो बैटरी द्वारा व्यय ऊर्जा अगर कहें तो वह दिया गया आवेश और प्लेटों के बीच विभवांतर के गुणनफल के बराबर होगी। ये बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा Q इंटू वी होगी। लेकिन जब QV ऊर्जा खर्च करके बैटरी इसको Q आवेश प्रदान करेगा, प्लेटों के बीच विभवांतर भी आएगा, तब संधारित्र में जो संचित ऊर्जा होगी वो इस QV का आधा भाग होगा। शेष आधा भाग ऊष्मा या अन्य रूपों में क्षय हो जाएगा ऊर्जा का। कोई संधारित्र को Q आवेश दिया गया, प्लेटों के बीच विभवांतर भी आया, तो स्रोत द्वारा खर्च की गई ऊर्जा दे ऊर्जा QV, लेकिन वो QV ऊर्जा स्रोत खर्च करके इसको आवेशित करता है, तो इसमें स्टोर ऊर्जा केवल हाफ QV होगी, इसका आधा भाग ही स्टोर हो पाता है। शेष ऊर्जा ऊष्मा या अन्य रूपों में क्षय हो जाए। अन्य रूप में कह सकते हैं क्षरण हो जाता है, ऊष्मा के रूप में या विकिरण के रूप में और भी है। मतलब ये ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट पॉइंट यही है कि प्रश्न में अगर ये चीज याद है और प्रश्न को घुमा के पूछ लिया गया कि क्यू आवेश देकर भी विभवांतर स्थापित करने में स्रोत द्वारा व्यय ऊर्जा कितनी होगी, कितना ऊर्जा स्रोत द्वारा दिया गया, तो वह ऊर्जा Q इंटू वी के बराबर हो, और ये संधारित्र में संचित हाफ QV। ये ध्यान रखिए, की पॉइंट है। अब अगला टॉपिक है, देखिए अगर हम संधारित्र को आवेशित किए हैं और इसमें ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हुई, तो वैद्युत क्षेत्र में अगर हम ऊर्जा घनत्व निकालना चाहें तो ऊर्जा घनत्व कैसे निकालेंगे। आवेशित संधारित्र के प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व, आवेशित संधारित्र के प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व। तो आवेशित संधारित्र समांतर प्लेट संधारित्र है, ध्यान रखिएगा, आगे जो भी संधारित्र की चर्चा करेंगे वो समांतर प्लेट संधारित्र है। तो आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व, तो ऊर्जा घनत्व किसमें है, वैद्युत क्षेत्र में। ऊर्जा संचित है वैद्युत क्षेत्र में, तो उस वैद्युत क्षेत्र में कितना ऊर्जा घनत्व होगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे ऊर्जा घनत्व होता क्या है, ऊर्जा घनत्व की डिफिनीशन क्या है। तो ऊर्जा घनत्व जो संचित ऊर्जा है वो कितने आयतन में संचित है, उस आयतन से अगर संचित ऊर्जा को डिवाइड कर दिया जाए तो ऊर्जा घनत्व प्राप्त हो जाएगा। यानी किसी समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच एकांक आयतन में संचित स्थितिज ऊर्जा, एकांक आयतन में संचित स्थितिज ऊर्जा को हम ऊर्जा घनत्व कहते हैं।
प्रति एकांक आयतन में संचित स्थितिज ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहा जाता है। तो ऊर्जा घनत्व की परिभाषा हम ऊर्जा घनत्व को स्मॉल यू से लिखते हैं और ये संचित कुल ऊर्जा कैपिटल यू अपॉन जो प्लेटें ली गई है, प्लेटों का अगर क्षेत्रफल ए है, प्लेटों के बीच की दूरी डी है, तो ए इंटू डी आयतन को बताएगा। U इक्वल टू कैपिटल यू अपॉन ए इंटू डी। ए क्षेत्रफल है, डी दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। ये समांतर प्लेट संधारित्र है मान लीजिए, तो प्लेटों के बीच की दूरी डी और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए ले लिया जाए, ए प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल। तो अब यहां ये ए और डी का गुणनफल इस पूरे स्पेस का आयतन होगा। भाई ए हो गया क्षेत्रफल और डी उनके बीच की दूरी, तो क्षेत्रफल गुणे दूरी करेंगे तो इस पूरे भाग का आयतन मिल जाएगा जितने में ऊर्जा संचित हुई है। तो अब यहां से ध्यान रखिएगा कि आवेशित संधारित्र के प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व निकालना है। तो क्या होता है ऊर्जा घनत्व कि प्लेटों के बीच संचित एकांक आयतन में जितनी ऊर्जा संचित है, समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच एकांक आयतन में संचित स्थितिज ऊर्जा को हम ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो अब इस ऊर्जा घनत्व को निकालने के लिए हम सबसे पहले कल्पना करेंगे कि एक कोई समांतर प्लेट वायु संधारित्र है, समांतर प्लेट वायु संधारित्र। मतलब प्लेटों के बीच निर्वात अथवा वायु हो, तो यहां वायु कह दिया जाए तो ये वायु संधारित्र बन जाएगा। तो हमें एक सी धारिता का, इसकी धारिता है सी, इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हमने सी ले लिया। तो सी धारिता का अगर कोई समांतर प्लेट संधारित्र है, इसके प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है, तो इस समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता कितनी होगी? समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता पीछे पढ़ चुके हैं। वायु संधारित्र की धारिता को सी नॉट से लिखते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला? सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी होता है, ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी। ये समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता है। अब देखिए प्लेटों के बीच संचित स्थितिज ऊर्जा, प्लेटों के बीच संचित स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है? संचित स्थिति ऊर्जा U इक्वल टू, हमने मान लिया कि प्लेटों के बीच विभवांतर भी हो जाता है। क्यू आवेश दिया गया, सी धारिता का संधारित्र है, क्यू आवेश दिया जा रहा है, प्लेटों के बीच विभवांतर भी उत्पन्न हो रहा है। तो अब यहां देखिए संचित ऊर्जा, पीछे सूत्र पढ़ चुके हैं, 1/2 सी इंटू वी स्क्वायर, 1/2 सी इंटू वी स्क्वायर। सी का मान यहां देखिए वायु संधारित्र लिया गया, तो इसको हम सी नॉट लिख सकते हैं। ये वायु संधारित्र के प्लेटों के बीच संचित स्थिति ऊर्जा है, तो हम 1/2 सी नॉट इंटू वी स्क्वायर कह सकते हैं। और ऊपर सी नॉट का मान निकाल चुके हो, रख दीजिए। 1/2 सी नॉट है ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी इंटू वी स्क्वायर। अब प्लेटों के बीच एक समान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। प्लेटों के बीच एक समान वैद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न हुआ, उस वैद्युत क्षेत्र को अगर ई ले लिया जाए, ई वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो ई बी और डी में एक संबंध पढ़ चुके हो, ई इक्वल टू वी अपॉन डी। अगर कोई समांतर प्लेट संधारित्र है और प्लेटों के बीच विभवांतर भी है और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है, तो उस प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र इक्वल टू वी अपॉन डी। यहां से v की वैल्यू निकाल सकते हो, v बराबर ई इंटू डी। यही v का मान इसमें रख दीजिए, तो यहां से हमको मिलेगा u की वैल्यू, u इक्वल टू 1/2
ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी, और v की जगह पर e इंटू डी करेंगे तो यहां e स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर मिलेगा। एक d से एक स्क्वायर इसका कैंसिल हो जाएगा। अब यहां देखिए a और d को अगर एक साथ कर दें, ये हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट इंटू e स्क्वायर, और यहां a इंटू डी, ये बचेगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर, और इस a को इस d को हमने एक साथ कर दिया। जैसा कि पीछे बता चुके हैं, a और d का गुणनफल ये आयतन बन जाएगा। तो अब इस आयतन को अगर u से डिवाइड कर दे, इधर आयतन को u के नीचे ले आए तो ये रूप हमको मिल जाएगा u अपॉन एडी, और u अपॉन एडी मिलेगा तो उसको हम स्मॉल u लिख सकते हैं। तो अब इसका देखिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो यहां से u अपॉन ए इंटू डी की वैल्यू आ जाएगी 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, और u अपॉन ए इंटू डी मतलब एकांक आयतन में संचित स्थितिज ऊर्जा का यह हमको मान मिलेगा, और इसको अब हम u लिख सकते हैं, स्मॉल u इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां ये फार्मूला भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि इसका निगमन कीजिए, या कभी कभी 1 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का विमीय सूत्र या मात्रक पूछ लिया जाता है। तो यहीं से ध्यान रखिएगा कि 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ये ऊर्जा घनत्व है। ऊर्जा घनत्व है मतलब ऊर्जा बटा आयतन, तो ऊर्जा बटा आयतन के फार्मूले से हम इसको निकाल सकते हैं। देखिए अब आगे हम गणना करेंगे कि अगर कोई समांतर प्लेट संधारित्र है, उसको आवेशित किया गया है, तो प्लेटों के बीच बल लग रहा होगा। कितना बल लग रहा है, अब उस बल की गणना करनी है कि आवेशित संधारित्र के प्लेटों के बीच कार्यरत वैद्युत बल। प्लेटों के बीच बल, देखिए बल कैसे निकाल सकते हैं हम, आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच बल। तो यहां स्वाभाविक है, एक प्लेट पर धनावेश है, दूसरे प्लेट पर ऋणावेश है, तो ये दोनों प्लेटों के बीच एक आकर्षण बल कार्य कर रहा है। इन दोनों प्लेटों के बीच एक आकर्षण बल कार्य कर रहा है, और उस आकर्षण बल को अगर दोनों प्लेटें एक दूसरे के निकट लाई जाए, अगर दोनों प्लेटें एक दूसरे के निकट लाई जाए तो वह आकर्षण बल लगातार बढ़ता जाएगा और तेजी से। जितने बीच की दूरी कम होगी प्लेटों के, उतने आकर्षण बल उतना प्रबल होगा, और जितने हम प्लेटों को दूर लेकर जाएंगे उतने वो आकर्षण बल घटता जाएगा। जैसा कि कूलाम के नियम में पढ़ चुके हो कि बल जो होता है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो दूरी जितने नजदीक रहेगा उतने बल ज्यादा रहेगा। तो अब हम देखिए कैसे निकालेंगे। मान लीजिए किसी क्षण दोनों प्लेटें एक दूसरे से अत्यंत निकट हैं, अत्यंत निकट मतलब उनके बीच की दूरी लगभग हम शून्य मान सकते हैं कि उनके प्लेटों के बीच की दूरी लगभग किसी क्षण शून्य है। तो जब शून्य है उनके प्लेटों के बीच की दूरी, तो उस समय बल सबसे प्रबल है। अब शून्य दूरी से धीरे धीरे उनके बीच की दूरी को बढ़ाया जा रहा है, और शून्य से उनके प्लेटों के बीच की दूरी डी किया जा रहा है। तो शून्य से डी दूरी तक ले जाने में हमें उस आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। उस कार्य को अगर निकाले, तो प्लेटों के बीच लगने वाला वैद्युत बल हमने मान लिया कि दोनों प्लेटों के बीच जो आकर्षण कार्य कर रहा है उसको F मान लिया, और ये दोनों प्लेटें शून्य से डी दूरी तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ता है। देखिए माना कि समांतर प्लेट संधारित्र
के प्लेटों के बीच कार्यरत आकर्षण बल F है तथा प्लेटों को शून्य से d दूरी, प्लेटों को शून्य से d दूरी तक खिसकाया जाता है। तब कृत कार्य उस आकर्षण के विरुद्ध हमें खिसकाना पड़ेगा। दोनों प्लेटों के बीच आकर्षण बल कार्य कर रहा है और जब दोनों प्लेटें एक दूसरे से अत्यंत निकट करके, तो उस समय बल सबसे ज्यादा लगेगा, उसी बल को हमने F माना है। और फिर F बल जब कार्य कर रहा है तो फिर वहां प्लेटों के बीच की दूरी 0 से d दूरी तक हमने मान लिया खिसका दिया, 0 से d दूरी तक, तो उस आकर्षण के विरुद्ध कार्य किया गया। तो कार्य कितना होगा? तो कार्य W इक्वल टू होता है W इक्वल टू बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। हमने बल लगाया, जो लग रहा था बल F, उस बल के विरुद्ध कार्य किया, तो बल गुणे विस्थापन निकालेंगे, कृत कार्य निकल आएगा। अब देखिए कृत कार्य हमको प्राप्त हो गया और अब संधारित्र के प्लेटों के बीच कितनी स्थितिज ऊर्जा संचित है। भाई जब आवेशित किया गया, क्यों आवेश उनके प्लेटों के बीच है, तो स्वाभाविक है उनके प्लेटों के बीच स्थितिज ऊर्जा संचित है। तो कितनी स्थितिज ऊर्जा संचित है, उस ऊर्जा को अगर लिख दें तो वही ऊर्जा कृत कार्य के बराबर होती है। संचित स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू 1/2 Q इंटू V। जैसा कि पीछे बताया जा चुका है कि संधारित्र के प्लेटों के बीच संचित स्थितिज ऊर्जा 1/2 Q इंटू V के बराबर। अब वैद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो रहा है, बीच की दूरी प्लेटों के D है, तो हम V इक्वल टू लिख सकते हैं E इंटू डी, E बराबर B बटा डी, तो V बराबर E इंटू डी। अब यहां V की वैल्यू रख दीजिए, तो U का देखिए क्या मान मिल जाएगा, U इक्वल टू 1/2 Q इंटू ई डी, ये प्राप्त हो। अब ये जो इतना कार्य किया गया 0 से d दूरी तक ले जाने में, जितना कार्य किया गया है वही कार्य d दूरी पर प्लेटों के बीच संचित स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। तो d दूरी पर कितनी स्थितिज ऊर्जा स्टोर हुई, तो 1/2 Q इंटू डी, और d दूरी तक खिसकाने में कृत कार्य F इंटू डी, इन दोनों को बराबर कर दीजिए, बल मिल जाएगा। तो यहां देखिए दोनों समीकरण की तुलना कर लीजिए। समीकरण 1 व 2 से F इंटू डी इक्वल 1/2 Q E इंटू डी, ये हो जाएगा। D दोनों पक्षों में है, D को हम कैंसिल कर सकते हैं, यहां D से D कैंसिल हो गया। D अगर कैंसिल हो गया है तो F की वैल्यू डायरेक्ट प्राप्त हो गई। F इक्वल टू क्या आ गया, देखिए F इक्वल टू 1/2 QE, ये आ जाएगा F इक्वल टू 1/2 Q इंटू E। तो इस प्रकार से हम दोनों प्लेटों के बीच कार्यरत बल की गणना कर चुके हैं। अब देखिए मान लीजिए कोई संधारित्र, दो संधारित्र हैं
और उन संधारित्रों को आपस में जोड़ा जा रहा है, तो संधारित्रों को जोड़ने में भी कृत कार्य किया गया, वहां कार्य करना पड़ेगा, और वहां कार्य करना पड़ेगा तो वह कार्य कितना ऊर्जा क्षय होगा। संधारित्रों को जोड़ने में क्षय ऊर्जा अगर निकालनी है कि दो संधारित्रों को आपस में जोड़ा गया तो कितनी ऊर्जा क्षय हुई, तो उस ऊर्जा की भी हम गणना कर सकते हैं। देखिए अब आगे कुछ की पॉइंट है। दो संधारित्रों को जोड़ने पर ऊर्जा हानि। दो संधारित्रों को जोड़ने पर कितना ऊर्जा हानि होगा, तो उस ऊर्जा हानि की गणना देखिए कैसे करेंगे। मान लीजिए हमारे पास दो संधारित्र हैं, ये इस पर धनावेश, इस पर ऋणावेश, इसके प्लेटों के बीच विभवांतर हमने V1 मान लिया, और इस प्लेट की धारिता को हमने C1 मान लिया। इस प्लेट की धारिता को इस संधारित्र की धारिता को हमने मान लिया C1 है। C1 धारिता का एक संधारित्र है और जिसके प्लेटों पर आवेश हमने Q कह दिया, और इसी के जस्ट बगल एक दूसरा संधारित्र हमने ले लिया, ये भी आवेशित है। इसकी धारिता C2 है और इसके प्लेटों के बीच विभवांतर V2 है। इन दोनों संधारित्र को जोड़ना है, तो इन दोनों संधारित्र को जोड़ेंगे तो जोड़ने में कितना ऊर्जा हानि हुआ, उस ऊर्जा हानि की गणना हम कर सकते हैं। देखिए जैसे ही इसको किसी चालक तार द्वारा जोड़ा जाएगा तो यह एक नए संधारित्र के भांति व्यवहार करेगा। अब यहां हम आवेश देंगे और इसको ग्राउंडेड करेंगे, तो अब ये दोनों एक ऐसे संधारित्र के रूप में व्यवहार करेगा जिसकी धारिता इन दोनों के तुल्य धारिता के बराबर है, यानी इनका टोटल C इक्विवेलेंट कितना होगा, C इक्विवेलेंट। तो इसको आगे बताया जाएगा निकालने का तरीका, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये इन दोनों का तुल्य धारिता होगा। यहां प्लस क्यू आवेश स्रोत द्वारा दिया जा रहा है और ये एक सिरे को हमने ग्राउंडेड किया है, तो दो संधारित्रों का संयोजन किया गया, तो संयोजन में कितनी ऊर्जा हानि हुई, तो इसके लिए पहले इन दोनों संधारित्र की तुल्य धारिता हम निकालेंगे C EQ, EQ मतलब इक्विवेलेंट, और C1 C2 दोनों की धारिताएं हैं, तो ये C इक्विवेलेंट। अब देखिए इन दोनों के बीच विभवांतर कितना होगा, विभवांतर कितना होगा, तो एक का V1 है दूसरे का V2 है। मान लीजिए V1 V2 से बड़ा है या V2 V1 से बड़ा है, कुछ भी है, तो विभवांतर V1 माइनस V2 कह सकते हैं, V1 डिफरेंस V2 कह सकते हैं। जो बड़ा होगा उसमें से छोटा विभव घटा दिया जाएगा। तो अब देखिए डेल्टा U की वैल्यू क्या होगी, दो संधारित्रों को जोड़ने पर ऊर्जा हानि कितनी होगी, तो ऊर्जा हानि ठीक उसी सूत्र से जैसे 1/2 CV स्क्वायर लिखते थे, यहां हम 1/2 C इक्विवेलेंट इंटू V की जगह पर V इक्विवेलेंट का स्क्वायर, तो V इक्विवेलेंट कितना होगा, V1 डिफरेंस V2, V1 डिफरेंस V2 का स्क्वायर, ये कह सकते हैं। ये फार्मूला है दो संधारित्रों को जोड़ने पर ऊर्जा हानि निकालने का। तो यहां मान लीजिए V1 बड़ा है V2 से, यहां अगर V1 को बड़ा मान लिया जाए V2 से, तो C इक्विवेलेंट रख दीजिए, डेल्टा U बराबर 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, और यहां हो जाएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। डायरेक्ट अगर फार्मूले याद रखे जाएं तो प्रतियोगिताओं में काफी मदद मिल जाती है। ये ध्यान रखिए कि दो संधारित्र को जोड़ने में ऊर्जा हानि कितनी हुई, ऊर्जा हानि की गणना इस फार्मूले से हम कर सकते हैं। अब इसके अलावा भी कुछ बातें हैं, देखिए
मान लीजिए कोई संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत रखा गया, तो परावैद्युत रखने से किन किन राशियों में किस प्रकार का परिवर्तन होता है, उस पर भी प्रश्न पूछा जाता है। जैसे धारिता, भाई कोई संधारित्र है, वायु संधारित्र है सी धारिता का, और उसके प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक वाला कोई हमने परावैद्युत माध्यम रख दिया, तो उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके प्लेटों पर आवेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और वह संधारित्र स्रोत से जुड़ा है या स्रोत को हटा लिया जाए, परावैद्युत रखने के बाद स्रोत को हटा दिया जाए, तब उसके आवेश में, धारिता में, या ऊर्जा जो संचित है उसमें, या ऊर्जा घनत्व में, वैद्युत क्षेत्र, इस तरीके से 6-7 क्वांटिटी जो हमने अभी निकाला है सारी बातें, उन सब में चेंजिंग कितना है, डायरेक्ट उस पर प्रश्न पूछा जाता है। देखिए हम एक टेबल बना रहे हैं, उस टेबल के माध्यम से उन सभी बातों को एक सारणी में लिख दिया जाएगा और सारी बातें यहां से हमको जानकारी हो जाएगी। ये 2 केस होते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा कि कौन सी भौतिक राशि में परिवर्तन कैसे होता है। तो यहां हमने लिख दिया कुछ भौतिक राशियां, भौतिक राशि, और यहां हमने लिख दिया वायु संधारित्र के लिए, वायु संधारित्र के लिए और जब प्लेटों के बीच परावैद्युत रखा गया तो 2 स्थितियों में पूछा जा रहा है। देखिए परावैद्युत भरे जाने पर अब परावैद्युत भरा गया तो 2 स्थितियां उसमें क्रिएट किया गया। यहां से देखिए 2 कॉलम हम बना रहे हैं इसी में, पहले में और दूसरे में। पहला हमने लिया सिचुएशन कि परावैद्युत तो भर दिया और साथ में उस संधारित्र के प्लेटों से हमने बैटरी को हटा दिया, स्रोत जो जोड़ा था उसको हटा दिया, परावैद्युत भरा गया, इसके भीतर ही हमने परावैद्युत भर दिया पूरे प्लेटों के बीच। पूरे प्लेटों के बीच हमने के परावैद्युतांक का एक पदार्थ रख दिया, इसका परावैद्युतांक के है, और साथ में जिस स्रोत से इसको आवेशित किया गया था वो स्रोत हटा दिया गया। तो स्रोत को हटाया जा रहा है, यानी बैटरी हटाकर, ये बैटरी हटाकर परावैद्युत भरा गया और बैटरी को हटा दिया जाता है। बैटरी हटाने पर, और यहां देखिए परावैद्युत भरा गया लेकिन बैटरी को नहीं हटाया गया, बैटरी जुड़ी रखने पर, ये हमने बैटरी को इससे जोड़ दी। और इसके बीच के परावैद्युतांक का एक पदार्थ भी रख दिया गया है, के परावैद्युतांक का पदार्थ रखा है। और बैटरी भी साथ साथ जुड़ी हुई है, तो इसमें बैटरी हटाने पर लिखा गया, इसमें बैटरी जुड़ी रखने पर, बैटरी जुड़ी होने पर। देखिए क्या क्या परिवर्तन होगा इन राशियों में। हम यहां पहला लिख रहे हैं, सबसे पहले आवेश में परिवर्तन देखना चाहेंगे कि आवेश में कितना परिवर्तन हो। आवेश को वायु संधारित्र पर आवेश जो दिया गया उसको क्यों ही लिखा रहने देंगे। और फिर देखिए आवेश का पृष्ठ घनत्व, पृष्ठ घनत्व में कितना परिवर्तन आएगा। वायु संधारित्र के लिए पृष्ठ घनत्व सिग्मा लिखा जाता है और ये Q/A के बराबर होता है। फिर देखिए धारिता,
तो धारिता को सी लिखेंगे और उसके बाद में विभवांतर कितना परिवर्तित होगा प्लेटों के बीच, वायु संधारित्र के प्लेटों के बीच हमने मान लिया विभवांतर भी है, और फिर वैद्युत क्षेत्र जो प्लेटों के बीच उत्पन्न हुआ है वैद्युत क्षेत्र, यहां ई है, और स्थितिज ऊर्जा और वैद्युत बल, और सातवां पॉइंट है वैद्युत बल, जो उनके बीच बल लग रहा है, बल में कितना परिवर्तन आया है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट स्टडी है, अच्छे से अगर ये चीजें तैयार कर लिया गया तो एक कंपटीशन स्तर पर भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए आवेश क्यों है, पृष्ठ घनत्व, तो ये वायु संधारित्र के लिए लिख रहे हैं, इसमें वायु संधारित्र के लिए धारिता सी लिख सकते हो या सी नॉट लिख सकते हो, सी नॉट कर सकते हो, चाहे सी ही लिखा रहने दीजिए, सी नॉट तो हमने केवल सिंबल दे दिया था, और बी होगा वैद्युत क्षेत्र हो गया। स्थितिज ऊर्जा देखिए, स्थितिज ऊर्जा को यू लिखते हैं, और यू इक्वल टू कितना आया है 1/2 CD स्क्वायर, 3 रूप में मिले हैं, और वैद्युत बल कितना आया है F इक्वल टू हाफ QV। तो अब इन दोनों केसों में, परावैद्युत वाले केसों में बैटरी हटाने पर आवेश कितना होगा, बैटरी जुड़ी रखने पर आवेश कितना होगा। तो बैटरी जुड़ी रखने पर आवेश और बैटरी हटाने पर आवेश, इन दोनों के आवेश में क्या परिवर्तन होगा। देखिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आवेश के बारे में हम जान सकते हैं कि अगर बैटरी जुड़ी है, अगर बैटरी जुड़ी है, परावैद्युत रख दिया गया, तो निश्चित रूप से वहां अब आवेश का संचय और ज्यादा हो सकता है, धारिता बढ़ जाएगी, आवेश का संचय और हो जाएगा। और बैटरी अगर हटा लिया गया तो जितना आवेश दिया गया उतना ही नियत बना रहेगा, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। और बैटरी जुड़ी रखने पर जितना परावैद्युतांक है, तो के परावैद्युतांक तो के गुना हो जाएगा, के इंटू क्यू हो जाएगा। अब ये पहले का के गुना और आवेश संचय कर सकता है। तो इस तरीके से आवेश में परिवर्तन हो गया। अब पृष्ठ घनत्व में देखिए क्या परिवर्तन होगा। तो बैटरी हटा लेने पर जब आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता तो पृष्ठ घनत्व में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये सिग्मा ही रहेगा। लेकिन आवेश अगर के गुना हुआ है तो पृष्ठ घनत्व भी के गुना हो जाएगा, के इंटू सिग्मा हो जाएगा। धारिता में देखिए, तो धारिता वाले केस में बताया गया है कि परावैद्युत, अगर प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम रख दिया जाए तो संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। तो यहां दोनों केसों में संधारित्र की धारिता निश्चित रूप से बढ़ जाएगी, के गुना, ये के सी हो जाएगा और ये भी के इंटू सी। तो संधारित्र की जो धारिता है वो चाहे बैटरी को हटाया जाए और चाहे बैटरी को ना हटाया जाए, दोनों केसों में संधारित्र की धारिता के गुना हो जाएगी। अब विभवांतर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो विभवांतर अगर बैटरी हटा ले रहे हैं तो निश्चित रूप से विभवांतर 1/k गुना हो जाएगा। तो विभवांतर जो होगा वो V/K हो जाएगा, V/K। और अगर बैटरी लगी रहेगी, बैटरी को नहीं हटाते हैं, तो ऐसे केस में विभवांतर नियत रहेगा, V ही रहेगा। अगर बैटरी जुड़ी ही रखे और प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रख दे तो उस समय विभवांतर नियत रहेगा, V ही बना रहेगा। और बैटरी हटाकर, अगर परावैद्युत रखने के बाद बैटरी हटा दिया जाए तब वहां 1/k हो जाएगा विभवांतर पहले का। अब विभवांतर अगर परिवर्तित हुआ तो ठीक उसी के अनुरूप वैद्युत क्षेत्र भी परिवर्तित होगा। बैटरी हटाने पर परावैद्युत रखा गया और बैटरी हटा लिया गया तो वैद्युत क्षेत्र भी 1/k गुना हो जाएगा, यानी E/k बचेगा। और अगर बैटरी जुड़ी है तो वैद्युत क्षेत्र भी नियत रहेगा, वैद्युत विभवांतर नियत रहेगा तो वैद्युत क्षेत्र भी नियत रहेगा। अब ये सारी बातें देख चुके हैं। अब देखिए यहां से देखिए स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन हो। तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन हम निकाल सकते हैं। बैटरी हटाने पर आवेश में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मतलब आवेश में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और स्थितिज ऊर्जा देखिए C इंटू वी स्क्वायर, C इंटू वी स्क्वायर। तो हम C और V के परिवर्तन को देख ले तो यहां अपने आप मालूम चल जाएगा। तो C देखिए के गुना होता है तो ये के सी हो जाएगा। इसमें देखिए बैटरी हटाने पर
परावैद्युत भरा गया, बैटरी हटा लिया गया, तो ये C की जगह पे K इंटू सी हो गया, और विभवांतर B बाई K हुआ है। तो यहां से देखिए अलग हम निकाल दें, अगर इसको सॉल्व करके भी निकाला जा सकता है। हम इधर कर रहे हैं, देखिए U हमें निकालना है इस केस के लिए, तो ये 1/2 और C की जगह पर KC और विभवांतर B की जगह पर B स्क्वायर बटा C स्क्वायर करेंगे। तो यहां एक C से K इंटू सी, यहां पर C लिखना होगा, ये K इंटू सी, तो एक C से इसका स्क्वायर कट जाएगा, एक C से स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या आएगा, हाफ सी बी स्क्वायर, ये B बाई K हुआ था, सॉरी यहां देखिए इसमें हम U डैश निकालना चाहते हैं, तो 1/2 और C की जगह पर ढाईता हो जाएगा K इंटू सी, ढाईता हो जाएगा K इंटू सी, और V की जगह पर वोल्टेज हो जाएगा B बाई K, तो यहां आ जाएगा B स्क्वायर बटा K स्क्वायर, एक K से एक K का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहां से देखिए U डैश इक्वल टू क्या मिलेगा, इस 1/K को आगे कर लिया जाए तो ब्रैकेट में 1/CV स्क्वायर ही मिल रहा है, जो कि यहाँ U है, U, तो 1/K इंटू U, या हम U बाई K कह सकते हैं। तो बैटरी हटाने पर स्थितिज ऊर्जा 1/K गुना हो जाएगी, जहां K परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक है। और बैटरी को अगर लगी रहने दिया जाए, हटाया ना जाए, तब क्या होगा, तो यहीं से देखिए ये भी बदलेगा और ये नहीं बदल रहा है, तो इसी सूत्र से हम फिर निकाल सकते हैं, इसी सूत्र से। ये हर चीजें रटना नहीं है तुमको, कुछ चीजें वहीं से भी निकाला जा सकता है। अब यहां देखिए इस स्थिति के लिए C को हम KC करेंगे, तो C को हमने कर दिया KC, K इंटू सी, और वोल्टेज देखिए क्या होता है, तो वोल्टेज इसमें B रहता है, यानी नियत रहता है, वोल्टेज नहीं बदलना है, तो वोल्टेज को हम B स्क्वायर वैसे लिख देंगे। तो यहां K को बाहर कर लिया जाए तो हाफ CV स्क्वायर मतलब U। यहां से क्या दिखाई दे रहा है कि बैटरी जुड़ी होने पर ये K गुना हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा K गुनी हो जाएगी। अगर बैटरी को हटा दिया गया, परावैद्युत भरने के बाद में बैटरी हटा दिया गया, तो स्थितिज ऊर्जा 1/K हो जाएगी, और बैटरी अगर जुड़ी रहे तो स्थितिज ऊर्जा K गुना वृद्धि हो जाएगा। अब वैद्युत बल पर देखिए क्या प्रभाव पड़ेगा। वैद्युत बल वायु संधारित्र के लिए F बराबर हाफ QB, और बैटरी परावैद्युत भरने के बाद बैटरी हमने हटा लिया, तब वैद्युत बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए यहां से आवेश Q ही रहेगा, और वोल्टेज B बाई K हुआ है, तो वोल्टेज अगर B बाई K हुआ है तो 1/K आगे आ जाएगा, यानी F बटा K, उनके बीच लगने वाला बल जो होगा वो 1/K गुना हो जाएगा। और इस केस के लिए देखिए, इस केस के लिए, तो इस केस के लिए अगर देखें तो Q की जगह पर अब आवेश K इंटू Q हो जाएगा, और B वोल्टेज, तो वोल्टेज देखिए वही रहेगा, वोल्टेज में परिवर्तन नहीं हो रहा है। बैटरी जुड़ी होने पर वोल्टेज वायु संधारित्र के समान ही रहेगा, लेकिन अब की बार आवेश K गुना हो जाएगा, तो अब यहां बल भी कह देंगे K इंटू F हो जाएगा, K इंटू F। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना है 7 बातें, यानी जो भौतिक राशियों में परिवर्तन दिखाया गया उस परिवर्तन को यहां हमें ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। तो इसमें बस मेन चीजें याद रखिएगा, इससे K हुआ, तो सॉरी Q हुआ, तो Q की तरह से ही सिग्मा चेंज होगा, Q की तरह सेम सिग्मा चेंज होगा। C वाले केस में दोनों K गुना हो जाएगा, और V और U ये सेम टाइप में। इतनी बातें अगर याद हैं तो इन्हीं के मदद से U और F भी हम निकाल सकते हैं। अब अगला टॉपिक है संधारित्रों का संयोजन। देखिए संधारित्रों का संयोजन कैसे करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। संधारित्र के संयोजन की क्यों आवश्यकता पड़ती है,
तो हमें वैद्युत परिपथों में धारिता का मान घटाने अथवा बढ़ाने के लिए संधारित्र के संयोजन की आवश्यकता पड़ती है। कहीं कहीं हमें अधिक वोल्टेज अप्लाई करना है संधारित्र पर, या कहीं कम वोल्टेज पर हमें ज्यादा धारिता गेन करनी है, तो अब अकेला संधारित्र एक निश्चित वोल्टेज ही प्लेट के बीच वो रख सकता है। अब वोल्टेज घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, तो वो पीछे परावैद्युत बताया गया, परावैद्युत रखने से आवेश का संचय बढ़ता है, धारिता बढ़ती है, वोल्टेज घटता है, तो ये सारी बातें बताई जा चुकी। अब यहां हम संधारित्रों का संयोजन करके किस प्रकार से संधारित्र की धारिता परिवर्तित कर सकते हैं। देखिए, मान लीजिए ये संयोजन सबसे पहले देखिए कितने तरह से हो सकता है। तो संयोजन का दो प्रकार है, एक श्रेणी क्रम, एक समांतर क्रम। तो श्रेणी क्रम में हम संयोजन कैसे करते हैं? श्रेणी क्रम में हमें संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजित करना है। तो श्रेणी क्रम कौन सा क्रम होता है? देखिए, जब इस प्रकार से जोड़ा जाए, संधारित्र का जो सिंबल परिपथ में बनाया जाएगा उसमें आवेश दिखाने की जरूरत नहीं रहेगी, बस सीधे हम सिंबल में दो पैरेलल लाइन खींच देंगे, बस ये संधारित्र कहा जाएगा। तो इस तरीके से अगर पहले संधारित्र की पहली प्लेट को किसी स्रोत से जोड़ दिया जाए और दूसरी प्लेट को किसी दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ दिया जाए, और फिर दूसरे का दूसरा प्लेट तीसरे के पहले प्लेट से जोड़ दिया जाए, और फिर तीसरे का दूसरा प्लेट पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया जाए, इस प्रकार से अगर जुड़ा है तो हम कहेंगे यहां ये तीनों संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। यह संयोजन श्रेणी संयोजन कहलाएगा, यह संयोजन श्रेणी संयोजन कहलाएगा। तो यहां तीन संधारित्र हमने माना है, इनकी धारिताएं हमने ले लिया C1, C2, C3। ये तीन संधारित्र है जिनकी धारिताएं है C1, C2, C3। अब देखिए, अगर हम पहले संधारित्र की पहली प्लेट को अगर हम किसी स्रोत द्वारा प्लस Q आवेश दें, तो जितना आवेश यहां प्लस Q उत्पन्न होगा इस प्लेट पर, प्रेरण द्वारा दूसरे प्लेट पर भीतर की ओर उतना ही ऋणावेश और बाहर की ओर उतना ही धनावेश आएगा। अब बाहरी पृष्ठ इसका, ये दूसरा संधारित्र के पहले प्लेट से जुड़ा है, तो बाहरी पृष्ठ का जो धनावेश होगा अब दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट पर ट्रांसफर होगा, और फिर यहां से प्रेरण होगा, फिर इस पर भीतरी प्लेट पर उतना ऋणावेश आएगा, बाहरी सिरे पर उतना धनावेश, और फिर ये बाहरी सिरा तीसरे के पहले से जुड़ा है, तो इसका बाहरी सिरे का जो धनावेश होगा वो तीसरे के पहले प्लेट पर चला जाएगा, और फिर प्रेरण द्वारा यहां भीतर उतना ऋणावेश आएगा, बाहर उतना धनावेश, और फिर जब पृथ्वी से कनेक्ट करेंगे तो इसके बाहरी सिरे का धनावेश पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों द्वारा निरावेशित हो जाएगा। और इस प्रकार से तीनों संधारित्र एक समान रूप से आवेशित होंगे। जितना आवेश इस संधारित्र पर उतना ही इस संधारित्र की प्लेटों पर उतना ही इस, यानी प्रत्येक संधारित्र के प्लेटों पर आवेश समान हो, एक पर प्लस Q तो दूसरे पर माइनस Q, इस पर भी प्लस Q माइनस Q, प्लस Q माइनस Q। ये ध्यान रखिए की पॉइंट कि अगर संधारित्रों का संयोजन श्रेणी क्रम में किया जा रहा है तो श्रेणी क्रम में इस प्रकार से करेंगे, और श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों के प्लेटों पर आवेश समान होता है, सभी प्लेटों पर समान आवेश उत्पन्न होगा। समान आवेश उत्पन्न हो गया तो अब आगे देखिए, हम इन संधारित्रों की धारिताएं हमने C1, C2, C3 माना है। प्लेटों के बीच विभवांतर जो उत्पन्न होगा वो अलग अलग उत्पन्न होगा, विभवांतर यहां बटेगा, आवेश समान है तो विभव अलग अलग होगा। हमने मान लिया इस पहले संधारित्र के प्लेट के बीच विभवांतर V1 है, दूसरे संधारित्र के प्लेट के बीच विभवांतर V2 है, और तीसरे संधारित्र के प्लेट के बीच विभवांतर V3 है। अब इन तीनों संधारित्रों को जब जोड़ दिया गया तो इसका व्यवहार देखिए कुछ इस प्रकार हो जाए कि इस बिंदु को हमने A मान लिया और इस वाले को हमने B मान लिया। अब A और B के बीच विभवांतर मान लीजिए B है, A और B के बीच विभवांतर B है, तो अब इन तीनों संधारित्रों को एक ऐसे संधारित्र के रूप में लिया जा सकता है
एक ऐसे संधारित्र के रूप में माना जा सकता है कि जिसको Q आवेश देने पर उसके प्लेटों के बीच विभव V उत्पन्न हो जाए, उसके प्लेटों के बीच विभव V उत्पन्न हो जाए, तो इन तीनों संधारित्रों को इस संधारित्र के तुल्य कहा जा सकता है। अगर इन तीनों संधारित्रों का व्यवहार इस अकेले संधारित्र के ठीक समान है, मतलब जैसे इसमें हमने Q आवेश दिया और A और B, A बिंदु पर हमने Q आवेश दिया, B बिंदु को पृथ्वी से कनेक्ट किया, बीच में हमने तीन संधारित्र जोड़े हैं श्रेणी क्रम में, और यहां A और B के बीच विभवांतर अगर B उत्पन्न हो रहा है, तो इसी प्रकार का अगर कोई ऐसा संधारित्र ले लिया जाए कि जिसको Q आवेश देने पर उसके प्लेटों के बीच इतना ही विभवांतर उत्पन्न हो जाए, तो इस संधारित्र को इन तीनों का तुल्य संधारित्र कहा जाए। इस संधारित्र को इन तीनों का तुल्य संधारित्र कहेंगे। और इस तुल्य संधारित्र की धारिता, इस तुल्य संधारित्र की धारिता को हम C इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, यानी इन तीनों संधारित्र की धारिताओं का यह तुल्य धारिता है। तो अब तुल्य धारिता की गणना कैसे करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले यहां वितरण हुआ है विभव का, तो टोटल विभव यहां V है, यही तीन भाग में बटा है। तो A और B के बीच विभव तीन भागों में बटा है। तो हमने यहां क्या माना है भाई? हमने यहां माना, एक की पॉइंट इसको ध्यान रखिए, मेन बातें ध्यान रखिएगा। क्या चीज यहां बताया गया कि श्रेणी क्रम में जुड़े प्रत्येक संधारित्र के प्लेटों के बीच, प्लेटों पर आवेश समान तथा उनके बीच विभवांतर भिन्न भिन्न होगा। ये ध्यान रखिएगा कि अगर हम तीन संधारित्र यहां हमने लिया, तीन संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा और उन तीनों संधारित्र की धारिताएं C1, C2, C3 है, और इस पहले संधारित्र के पहले प्लेट को हमने स्रोत द्वारा प्लस Q आवेश दिया और अंतिम संधारित्र के दूसरे प्लेट को पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया, तो इन तीनों संधारित्र यहां आवेशित होगा और A और B के बीच विभवांतर हमने V मान लिया। इन तीनों के तुल्य धारिता को हमने C इक्विवेलेंट मान लिया। तो अब यहां देखिए, ये B बराबर क्या लिखा जा सकता है? B इक्वल टू, B मतलब A व B के बीच विभवांतर, अतः A व B के बीच विभवांतर V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये लिख सकते हैं। और पीछे सूत्र बताया गया है Q बराबर C इंटू V, या B बराबर Q बाई C, B बराबर Q बाई C। तो उसी फार्मूले से ये B, A और B के बीच विभवांतर जो V है उसको हम Q बाई C इक्विवेलेंट कह सकते हैं। देखिए, V इक्वल टू Q अपॉन C इक्विवेलेंट, ये लिखा जा सकता है। और इसी प्रकार से अगर हम V1 की वैल्यू निकालें तो V1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? तो V1 मतलब इसके लिए, इस पर भी आवेश तो वही है, आवेश तो बदल नहीं रहा है, लेकिन धारिता यहां C1 है। और V2 को क्या लिख सकते हैं? Q अपॉन C2। और V3 को क्या लिख सकते हैं? V3 इक्वल टू Q अपॉन C3। हम B का मान मालूम चल गया, V1, V2, V3 इन सब का मान मालूम चल गया, सारे मान रख दीजिए। और यहां से देखिए, हमको एक फार्मूला मिलेगा, Q अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3।
क्यू सब में कॉमन है, यहां क्यू अपॉन सी इक्विवेलेंट इक्वल टू क्यू कॉमन लेंगे 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये क्यू से इस क्यू को कैंसिल कर सकते हैं, तो यहां देखिए इसकी जगह पर 1 आएगा, ये भी कैंसिल हो गया। तो अब यहां फॉर्मूला 1/C इक्विवेलेंट क्या मिलेगा, 1/C इक्विवेलेंट, 1/C इक्विवेलेंट ये फार्मूला मिल जाएगा हमको 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये फार्मूला मिलेगा। मतलब तीन संधारित्र को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उनकी तुल्य धारिता का व्युत्क्रम, भाई तीन संधारित्र है या इसी तरीके से और भी अधिक संधारित्र होते, 4 होते, 5 होते, 10 होते, तो सब का व्युत्क्रमों का योग करते जाते, तो सभी के व्युत्क्रमों का योग तुल्य संधारित्र के धारिता के व्युत्क्रम के बराबर होता है। यहां से क्या कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम में जुड़े सभी संधारित्रों की तुल्य धारिता, सभी संधारित्रों की धारिताओं का व्युत्क्रम, श्रेणी क्रम में जुड़े सभी संधारित्र की धारिताओं का व्युत्क्रम का योग उनके तुल्य संधारित्र की धारिता के व्युत्क्रम के बराबर हो, उनकी तुल्य संधारित्र की धारिता के व्युत्क्रम के बराबर हो। तो यहां 2 से अधिक है, तो 2 से अधिक 3 हमने लिया है, तो 3 के केस में 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर हमारे पास 5 संधारित्र होते तो वही सीक्वेंस आगे बढ़ाते जाते कि 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4 प्लस 1/C5 जितने भी हैं एज सो ऑन आगे बढ़ता जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 2 से अधिक के लिए ये इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मान लीजिए हमारे पास 2 ही संधारित्र हैं, उनकी धारिताएं C1 और C2 हैं, तो इसी सूत्र को और थोड़ा सा सरल करके लिख सकते हैं। देखिए यदि मान लीजिए इसी में यहां लिख रहे हैं, यदि C3 बराबर 0 हो जाए, C3 बराबर 0 मान लीजिए, नहीं 0 नहीं कहेंगे, 0 नहीं कहेंगे, 0 कह देंगे तो ये अनंत हो जाएगा, मतलब इसमें C3 नहीं है कि शब्द हम कह देंगे। यदि C3 नहीं है या तीसरा संधारित्र नहीं है, 2 ही संधारित्र हो, यदि 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों, तब देखिए सी इक्विवेलेंट का फार्मूला 1/C इक्विवेलेंट 1/C1 प्लस 1/C2, एलसीएम लेके सॉल्व किया जाए 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू ये C1 C2 और ऊपर C2 प्लस C1 पलट दीजिए, C इक्विवेलेंट इक्वल टू ये C1 C2 ऊपर जाएगा, C1 प्लस C2 नीचे लिख सकते हैं। ये इसी फार्मूले का हमने पीछे यूज किया था कि 2 संधारित्र अगर है जिनकी धारिता है C1 C2 है और वो दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो उनका तुल्य धारिता C1 C2 बटा C1 प्लस C2, उनकी धारिताओं का गुणनफल बटा उनकी धारिताओं का योगफल। तो ये फार्मूला डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं, अगर हमारे पास 2 ही संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो डायरेक्ट इसका उपयोग कर सकते हैं। 2 से अधिक है तो ये ध्यान रखिएगा कि व्युत्क्रमों का योग करके और तुल्य के व्युत्क्रम के बराबर कर देंगे। तो यहां जो तुल्य धारिता मिल रही है, इसमें जितनी भी धारिताएं यूज हुई हैं उन सभी धारिताओं में सबसे छोटी धारिता जो है उससे भी कम आएगा तुल्य। इन तीनों संधारित्र में जो न्यूनतम धारिता वाला संधारित्र है उस धारिता से भी सी इक्विवेलेंट छोटा आएगा, इन तीनों का जो तुल्य आएगा उससे भी छोटा आएगा। मतलब हमें अगर धारिता घटानी है तो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़कर धारिता को घटाया जा सकता है। अब देखिए दूसरा केस, मान लीजिए हमें धारिता बढ़ाना है तो हम समांतर क्रम में जोड़कर धारिता बढ़ा सकते हैं। दूसरा केस देखिए समांतर क्रम वाला,
समांतर क्रम में, समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं? ये एक संधारित्र हो गया, ये हमने दूसरा संधारित्र ले लिया, और एक ये तीसरा संधारित्र ले लिया। यहां हमने एक बिंदु ले लिया, यहां दूसरा बिंदु ले लिया। प्रत्येक संधारित्र की एक प्लेटों को एक बिंदु से, प्रत्येक संधारित्र की एक प्लेट को एक बिंदु से और दूसरे प्लेट को दूसरी बिंदु से कनेक्ट कर दें। अब इस वाले बिंदु पर हमने स्रोत द्वारा +Q कूलाम का आवेश दे दिया और इस वाले बिंदु को हमने ग्राउंडेड कर दिया। इस बिंदु को हमने A मान लिया, इस बिंदु को B मान लिया। इन संधारित्रों की धारिताओं को हमने C1, C2, C3। अब यहां देखिए A और B के बीच, A और B के बीच मान लीजिए वोल्टेज V है। तो जैसे ही Q आवेश देंगे तो यहां तीनों पर आवेश धारिता के अनुरूप जाएगा। भाई धारिता यहां अलग अलग रहेगा, आवेश यहां पर भिन्न भिन्न होगा। समांतर क्रम में जुड़े संधारित्रों के प्लेटों पर आवेश भिन्न भिन्न होता है, लेकिन विभवांतर समान होगा। क्योंकि देखिए सभी संधारित्र की एक प्लेटें A बिंदु से और दूसरी प्लेटें B बिंदु से जुड़ी हुई है। तो जितना वोल्टेज A और B के बीच है वही वोल्टेज इस संधारित्र के प्लेटों के बीच होगा और इस संधारित्र के प्लेटों के बीच भी वही विभवांतर होगा और इस संधारित्र के प्लेटों के बीच भी उतना ही विभवांतर होगा। तो यहां विभवांतर समान रहता है और आवेश धारिता के अनुरूप बट जाते हैं। अब जिसकी धारिता ज्यादा होगी उसमें आवेश ज्यादा जाएगा। तो यहां हमने मान लिया कि Q1 आवेश आया, तो Q1 आवेश ये प्लस में है तो दूसरा माइनस में Q1 होगा। ऐसे यहां Q2 आवेश आया तो ये प्लस में Q2 इस पर आएगा, माइनस में Q2 इस पर आएगा। और यहां हमने Q3 मान लिया, प्लस Q3 इस पर आएगा तो माइनस Q3 इस पर। अब तीन संधारित्रों का टोटल व्यवहार किसी ऐसे संधारित्र के समान हो कि जिसको Q आवेश देने पर उसके प्लेटों के बीच विभव इस विभव के बराबर आ जाए, तब उस अकेले संधारित्र को, यानी कोई ऐसा संधारित्र ले लिया जाए कि जिसको Q आवेश देने पर उसके बीच विभवांतर इसी विभवांतर के ठीक बराबर आ जाए, इसी विभवांतर के ठीक बराबर आ जाए। अकेले संधारित्र का कोई एक सिंगल संधारित्र इस प्रकार से ले लिया जाए कि जिसको Q आवेश देने पर उसके प्लेटों के बीच विभवांतर A और B के बीच ही आए, जितना यहां रहा 3 का उतना यहां अकेले मिल जाए। तो इस संधारित्र को इन तीनों संधारित्रों का तुल्य संधारित्र कहेंगे, तुल्य संधारित्र कहेंगे। अब इसकी धारिता C इक्विवेलेंट कैसे निकाली जाएगी? तो C इक्विवेलेंट यहां कैसे निकाली जाएगी? तो देखिए उसी के लिए ये डेरिवेशन किया जा रहा है। तो यहां देखिए की पॉइंट क्या है, यहां पर की पॉइंट है कि समांतर क्रम में जुड़े संधारित्रों के प्लेटों पर आवेश भिन्न भिन्न होगा। तथा उनके बीच विभवांतर, उनके बीच मतलब प्लेटों के बीच, तो प्लेटों के बीच जो विभवांतर है समान मतलब जो A और B बिंदुओं के बीच है उतना ही रहेगा, उनके प्लेटों के बीच विभवांतर समान होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, समांतर क्रम में जितने भी संधारित्र जुड़े होते हैं उन संधारित्रों के प्लेटों पर आवेश भिन्न भिन्न होगा और प्लेटों के बीच विभवांतर सब पर समान होगा। अब यहां से देखिए हमने इसका
तुल्य यहां दिखा दिया कि इन तीनों का तुल्य संधारित्र ये है और इसकी धारिता C इक्विवेलेंट है, प्लेटों के बीच विभवांतर भी है और इसको Q आवेश दिया गया, इसके प्लेट पर Q आवेश आ रहा है। बिल्कुल इन तीनों का तुल्य हमने इसको मान लिया। तो वैसे सिचुएशन में देखिए आवेश Q यहां बटा हुआ है तो कुल आवेश क्या होगा, क्योंकि आवेश Q जो दिया जा रहा है वो तीन संधारित्रों पर बट रहा है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये तीन भागों में बट रहा है। और हमें मालूम है कि ये Q आवेश दिया गया तो इसका C इक्विवेलेंट बना, तो Q बराबर CV फार्मूला पढ़ चुके हो, Q बराबर CV वाले फार्मूले से इस Q को हम क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल टू वोल्टेज प्लेटों के बीच B है और हमने इसके तुल्य को तुल्य मान लिया धारिता, यदि इस पूरे परिपथ की या A व B के बीच, यदि A व B के बीच तुल्य धारिता C इक्विवेलेंट हो तथा विभवांतर भी हो, तब देखिए Q बराबर लिख सकते हैं C इक्विवेलेंट इंटू V, ये लिखा जा सकता है। Q आवेश देने पर धारिता C इक्विवेलेंट हुआ और इस Q1 को लिखना है तो Q1 बराबर क्या लिख सकते हैं, तो Q1 वाले को देखिए, इस पर आवेश Q1 आया है, धारिता C1 है और प्लेटों के बीच विभवांतर B के तुल्य है, तो इसको लिख देंगे Q1 बराबर C1V और Q2 इसी तरीके से निकाल लीजिए, Q2 बराबर C2V, Q3 बराबर C3V। तो हमने Q का Q1 Q2 Q3 सब का मान यहां से निकाल लिया। इन सभी मानों को इस इक्वेशन में रख दीजिए, समीकरण एक में, समीकरण एक में इन सभी बातों को रख दीजिए जितनी निकाली गई। समीकरण एक से क्या मिलेगा, ये हो जाएगा C इक्विवेलेंट इंटू V इक्वल टू Q1 को लिखा गया है C1V, ये हो जाएगा C2V, ये हो जाएगा C3V। V सब में कॉमन ले लीजिए, C इक्विवेलेंट इंटू V, इधर भी कॉमन लेंगे, फिर C1 प्लस C2 प्लस C3, V से ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब यहां एट लास्ट क्या मिला, C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ये मिल जाएगा। मतलब संधारित्र अगर समांतर क्रम में जुड़े हैं तो उनकी तुल्य धारिता हम सभी संधारित्रों की धारिताओं का योग करके निकालते हैं, सीधे जोड़ देते हैं। अगर तीन संधारित्र है तो C1 प्लस C2 प्लस C3, तीन से अधिक है तो आगे हम इसी प्रकार से उनको जोड़ते जाएंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 C5, दो है तो दो ही लेंगे। तो ये ध्यान रखिए C इक्विवेलेंट समांतर क्रम के लिए फार्मूला है और इसके पहले जो श्रेणी क्रम के लिए बताया गया था वो C इक्विवेलेंट C1 C2 बटा C1 प्लस C2 दो संधारित्रों के केस के लिए, और दो से अधिक के लिए 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 उस फार्मूले का उपयोग करके निकाल सकते हैं। तो ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, बोर्ड परीक्षा में भी आया है, श्रेणी क्रम के लिए सूत्र पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, इनको भी देख लीजिएगा। अब इसके अतिरिक्त कुछ और भी आवश्यक चीजें हैं जो परीक्षाओं में पूछी जाती है, मतलब कॉन्सेप्ट। तो अब यहां से देखिए कॉन्सेप्ट वाली बात कि डायरेक्ट हम कैसे कम समय में प्रश्नों को हल करें, तो वहां कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए कहा जाए कि कई संधारित्र, मतलब दो संधारित्र का कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, समस्या कि दो संधारित्र है, उनकी धारिताएं दे दी गई, एक के प्लेटों के बीच विभवांतर बता दिया गया, दूसरे के प्लेटों के बीच विभवांतर पूछ लिया गया, तो वहां हल करने में थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट मालूम है तो डायरेक्ट हम उनका संबंध बना सकते हैं। जैसे देखिए पहला कॉन्सेप्ट, श्रेणी क्रम वाले में क्या समान था, श्रेणी क्रम में क्या देखा गया समान है, एक श्रेणी क्रम में प्रत्येक प्लेट पर आवेश समान था, आवेश सब पर नियत था, क्यों था, तो अब फार्मूला देखिए C बराबर Q बटा B, ये फार्मूला है। और Q अगर नियत हो जाए तो हम क्या लिख सकते हैं, Q अगर नियत हो जाए तो हम लिख सकते हैं C प्रोपोर्शनल टू 1/B।
C प्रोपोर्शनल टू 1/V, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं C इंटू वी बराबर नियतांक, C इंटू वी बराबर नियतांक। मतलब चाहे जितने संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो उन सभी संधारित्रों की धारिता और उनके प्लेटों के बीच विभवांतर का जो गुणनफल होगा वो नियत रहेगा। अगर Q नियत है तो C और V का गुणनफल नियत होगा। अब दो संधारित्र का केस है तो यहां से फार्मूला बना सकते हो C1V1 बराबर C2V2। अब इसमें से कोई 3 वैल्यू दी रहेगी, एक वैल्यू पूछी जाएगी, डायरेक्ट इस सूत्र को रख देंगे, प्रश्न तुरंत सॉल्व हो जाएगा। और इसी प्रकार से सेकंड केस देखिए समांतर क्रम वाले में। तो समांतर क्रम वाले में हमने क्या देखा कि इन तीनों में क्या समान, V, उसमें V नियत रहता है, वोल्टेज समान रहता है। तो V अगर नियत हो जाए तो क्या होगा, यहां से देखिए इसी फार्मूले से अगर हम B इक्वल टू लिखें तो क्या मिलेगा, Q अपॉन C, V इक्वल टू Q अपॉन C। और V अगर नियत हो जाए तो Q और C का अनुपात नियत होगा। भाई अगर V नियत हो जाए यानी समांतर संयोजन में V नियत होता है, तो V नियत होता है मतलब Q और C का अनुपात नियत हो जाए तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, दो संधारित्र के लिए Q1 बटा C1 बराबर Q2 बटा C2। अब देखिए इस फार्मूले का ठीक उल्टा बन गया, यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा Q1 C2 बराबर Q2 C1। ये केस बन जाएगा समांतर क्रम वाले के लिए। समांतर क्रम में Q1 C2 बराबर Q2 C1 इस फार्मूले का उपयोग किया जाएगा। इसमें वोल्टेज नियत रहेगा और इसमें आवेश नियत है, इसलिए C1V1 बराबर C2V2। तो ये ध्यान रखिएगा की पॉइंट। अब इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण बातें देखिए। अब इसमें पॉइंट, इसमें कुछ अतिरिक्त बातें हैं। मान लीजिए दो संधारित्र इस प्रकार से जोड़ दिए जाए आपस में, दोनों चार्ज्ड हैं, दोनों चार्ज्ड हैं, ये इसका प्लस सिरा है, इस पर आवेश प्लस Q1 है और इस पर माइनस Q1, और यहां हमने ले लिया कि इसके प्लेट पर माइनस Q2 आवेश और इस प्लेट पर प्लस Q2 आवेश। हमने इस पहले संधारित्र के धनात्मक प्लेट को दूसरे संधारित्र के ऋणात्मक प्लेट से जोड़ दिया और यहां पहले के ऋणात्मक प्लेट को दूसरे के धनात्मक प्लेट से जोड़ दिया गया। इस प्रकार का केस अगर ले लिया जाए तब इसमें हम विभवांतर कितना निकालेंगे, तुल्य विभवांतर कितना होगा। तो यहां संयोजन जो किया गया है यहां विपरीत ध्रुवता के साथ किया गया, यहां विपरीत ध्रुवता के साथ किया गया है। हम इसको ना ही कह सकते हैं कि यह श्रेणी क्रम में है ना समांतर क्रम में है। तो यहां इनके प्लेटों के बीच विभवांतर क्या होगा या इनकी तुल्य धारिता क्या होगी। तो मान लीजिए इस संधारित्र की धारिता C1 है और इस संधारित्र की धारिता C2 है और इन दोनों संधारित्रों को इस प्रकार से विपरीत ध्रुवता से जोड़ दिया जाए तब इनके प्लेटों के बीच विभवांतर क्या होगा। तो प्लेटों पर आवेश निकालेंगे पहले, फिर धारिता। देखिए यहां धारिता कितनी होगी, इन दोनों का तुल्य धारिता, तो तुल्य धारिता इनकी, तो कहीं ना कहीं ये श्रेणी क्रम जैसा दिख रहा है, श्रेणी क्रम, लेकिन श्रेणी क्रम के समान हम सूत्र इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये है नहीं श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में हम जब जोड़े थे तो वहां दूसरे पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे के पहले से जोड़े थे और यहां क्या है विपरीत ध्रुवता, इसका धन इसका ऋण जुड़ा हुआ है और इसका ऋण इसका धन जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से अगर किया गया है तो यहां तुल्य धारिता हो जाएगी C1 प्लस C2 और तुल्य आवेश मतलब दोनों के प्लेटों पर आवेश क्या उत्पन्न होगा। देखिए आवेश कितना आएगा प्लेटों पर, प्लेटों पर आवेश देखिए जैसे ही इसको जोड़ा गया तो इस वाले प्लेट पर
Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2, इस वाले प्लेट पर माइनस Q1 माइनस Q2, एक पर आएगा Q1 माइनस Q2, एक पर यह आएगा। प्लेटों पर आवेश Q1 माइनस Q2 तथा दूसरी प्लेट पर माइनस कॉमन ले लीजिए तो माइनस Q1 माइनस Q2 ये हो जाएगा। एक प्लेट पर आएगा Q1 माइनस Q2 और दूसरे पर माइनस में Q1 माइनस Q2। यहां तुल्य धारिता यह है और तुल्य आवेश इतना है, तो विभवांतर कितना होगा? विभवांतर तो विभवांतर V बराबर होता है, B बराबर क्या होगा भाई? C बराबर होता था Q बाई V, तो V बराबर Q बाई C। तो Q बाई C करेंगे तो प्लेटों पर जो आवेश आया है और बटा धारिता, आवेश बटा धारिता कर दीजिए। तो अब विभवांतर इसके कहा जाए, इनको इस तरीके से मान लिया जाए, इनके तुल्य हमने लिख दिया, ये संधारित्र बना दिया कि इसके तुल्य ये संधारित्र है। तो इसके तुल्य अगर ये है तो इसके प्लेटों पर विभवांतर कितना आएगा? एक प्लेट पर Q1 माइनस Q2 ये आवेश आया और दूसरे प्लेट पर माइनस में Q1 माइनस Q2 आएगा। और इसकी तुल्य धारिता को हमने C1 मान लिया, इसकी तुल्य धारिता को C मान लिया, सॉरी C1 C2 तो आया था, C माना गया। तो यहां C अगर है तुल्य धारिता या C इक्विवेलेंट लिख दिया जाए तो C की वैल्यू तो ये आएगी, ये C की वैल्यू आएगी C1 प्लस C2। और आवेश कितना आएगा? प्लेटों पर आवेश Q की वैल्यू Q1 माइनस Q2 और माइनस Q1 माइनस Q2, ये आवेश Q हो जाएगा, आवेश Q। अब विभवांतर को V कहा जाए तो यहां प्लेटों के बीच विभवांतर V इसका कितना होगा? इसका विभवांतर V कितना होगा? तो यहीं से निकाल सकते हो आवेश कितना आया है। आवेश हम एक प्लेट पर आवेश का परिमाण देखें तो Q1 माइनस Q2 और धारिता का योग C1 प्लस C2, इस सूत्र से निकालेंगे। विभवांतर ऊपर आवेश का अंतर लिया जाएगा और नीचे धारिता का योग लिया जाएगा। तो ये ध्यान रखिए, ये भी प्रश्न कॉन्सेप्चुअल है, इस पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अब देखिए एक और कॉन्सेप्ट है कि मान लीजिए संधारित्र के प्लेटों के बीच दूरी को अगर n गुना कर दिया जाए, दूरी को n गुना कर दिया जाए, तब उनके आवेश पर क्या परिवर्तन आएगा? आवेश क्या होगा या विभवांतर क्या होगा, धारिता क्या होगी, इन चीजों में परिवर्तन क्या आएगा? तो उसके लिए देखिए एक कॉन्सेप्ट ये भी है, नोट कर लीजिए। यदि एक आवेशित संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाकर n गुनी कर दी जाए, प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाकर n गुनी कर दी जाए, तब इसमें देखिए विभिन्न राशियों में क्या परिवर्तन होगा। तो कौन कौन राशियां ले रहे हैं? तो राशि है धारिता, विभवांतर और आवेश। निम्नलिखित राशियों में परिवर्तन। सबसे पहले धारिता सी राशि, धारिता सी, विभवांतर बी और आवेश Q। ये राशि हमने लिया
धारिता, विभवांतर और आवेश। अब बैटरी जुड़ी रहने पर और बैटरी हटाकर दूरी बढ़ाने पर, दोनों ही केस में हमें दूरी बढ़ाना है। दूरी बढ़ाने पर मतलब प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा रहे हैं, लेकिन बढ़ाने पर बैटरी अगर जुड़ी रहे तब इन राशियों में क्या परिवर्तन होगा, और दूरी बढ़ाने पर बैटरी हटा लिया जाए और दूरी प्लेटों के बीच बढ़ा दी जाए तब इन राशियों में क्या परिवर्तन होगा, कौन घटेगा कौन बढ़ेगा, ये इसमें ध्यान रखने वाली बातें हैं। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, यहां n गुना की बात की गई तो धारिता तो 1/n हो जाएगा। अभी विभवांतर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, भाई बैटरी भी जुड़ी होने पर विभवांतर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा। और आवेश ये 1/n हो जाएगा, q/n ये हो जाएगा। पहले आवेश q था अगर प्लेटों के बीच, संधारित्र के प्लेटों के बीच पहले आवेश q था, तो अब उनके बीच से बैटरी हटा दिया जाए और दूरी प्लेटों के बीच n गुनी कर दी जाए पहले से, तो आवेश q/n हो जाएगा। तो ये बातें ध्यान रखिए। अब देखिए बैटरी अगर जुड़ी है तब तो ये आएगा, बैटरी जुड़ी होने पर दूरी बढ़ाने पर, और बैटरी हटाकर दूरी बढ़ाया जाए तब इन राशियों में क्या परिवर्तन होगा। तो बैटरी अगर जुड़ी रहे तब यहां क्या परिवर्तन आएगा, देखिए बैटरी हटाकर धारिता ये c/n हो जाएगी। तो दूरी बढ़ाया गया है तो निश्चित ही धारिता घटेगी। और विभवांतर क्या होगा, भाई दूरी को बढ़ा रहे हैं और बैटरी को हमने निकाल लिया है, तो बैटरी निकालने पर दूरी बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से विभवांतर इसका n गुना हो जाएगा, विभवांतर हो जाएगा n गुना। और आवेश बैटरी हटा लिया गया तो जितना आवेश है उतना वह बना रहेगा। तो ये सब पर प्रश्न पूछा गया है, इस पर प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में, ध्यान रखिएगा। कब अपरिवर्तित रहता है और कब n गुना वृद्धि होती है या 1/n गुना कब रहता है, ये ध्यान रखिए। तो सारे की पॉइंट आज बताए गए कि भौतिक राशियों में देखिए कोई संधारित्र है, उनके प्लेटों के बीच बैटरी जुड़ी रहे और प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाएं, तब उनकी धारिता में परिवर्तन कैसे होगा। तो धारिता जितना था पहले उसका 1/n गुना हो जाएगा। विभवांतर भी था तो वो अपरिवर्तित रहेगा, बैटरी जुड़ी होने पर विभवांतर वही सेम बना रहेगा, धारिता 1/n। और आवेश ये 1/n हो जाएगा, क्योंकि बैटरी जुड़ी है, दूरी बढ़ा रहे हैं तो आवेश निश्चित रूप से घटेगा। और बैटरी अगर हटा लिया गया तो धारिता देखिए दोनों केसों में सेम है, चाहे बैटरी लगी हो चाहे हटी हो, दूरी बढ़ाने पर धारिता घटती है। और बैटरी जुड़ी रहने पर वोल्टेज तो मेंटेन रहेगा अपरिवर्तित, लेकिन बैटरी हटाकर अगर दूरी बढ़ाया जाए तो वहां वोल्टेज बढ़ जाएगा, n गुना हो जाएगा। और यहां आवेश वाले केस में बैटरी जुड़ी होने पर आवेश 1/n होगा, और बैटरी अगर हटा दिया जाए तो आवेश अपरिवर्तित जितना दिया गया था वही बना रहेगा। तो बस आज जो भी बातें बताई गई वो समझ लीजिए कॉन्सेप्चुअल प्रश्नों को हल करने का प्रतियोगिता स्तर की जो हमारा एक लक्ष्य है कि इंटर की पढ़ाई जरूर पढ़ रहे हैं, लेकिन साथ साथ इंटर लेवल का जहां भी हमको एग्जाम देना है हर जगह हम अपना उस लक्ष्य को प्राप्त कर सके, हर जगह वजूद अपना स्थापित कर सके, यानी उस लेवल को कंपटीशन स्तर तक बिल्कुल जाएंगे हम लोग। इस प्रकार से पढ़ेंगे कि आप इंटर पढ़ रहे हैं, साथ साथ इंटर स्तर की सभी परीक्षाओं में बैठने के काबिल आपको बनाकर छोड़ेंगे। तो इसलिए यहां जितने भी कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं उन कॉन्सेप्ट के आधार पर प्रश्नों को सरलता से हल करने में, आसानी से
हम कम समय में आंसर देने में कामयाब हो सकते हैं। तो आज का ये सेशन यही समाप्त कर रहे हैं और नेक्स्ट डे फिर मिलेंगे। इस टॉपिक जो पढ़ा गया चैप्टर 2, इस चैप्टर से कुछ एमसीक्यू प्रश्न और जो न्यूमेरिकल है मेन परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनको लेकर अब हम अगले लेक्चर में आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।